हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आनंद में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, छुट्टियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम है क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यार्थियों की, जिनका एग्जाम अभी 1 महीने में होने वाला है, खासकर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड का भी शायद लगभग आने वाला होगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर उनका डेट शीट आ जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 फरवरी से उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, कहीं पर समय का वेस्ट नहीं करेंगे, आप समय का सदुपयोग करें, समय समय पर सारे पेपर्स को सॉल्व करते रहें। जो भी सब्जेक्ट आपका है, अच्छे से सब सब्जेक्ट को अल्टरनेटिव पढ़ते रहें, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होता है, कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन सब को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को भी लेकर के मैं आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा। जैसे आपको देखा होगा, लिखा हुआ है आपको व्हाइट बोर्ड पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इससे पहले आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं, फिर पढ़ना है कि 2 वेरिएबल्स उसमें क्यों आते हैं, फिर आपको पेयर के बारे में। तो एक स्टेप करके इस स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक पीछे के जो मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो डाले थे, उसमें से काफी क्वेश्चन बच्चों को देखने को भी मिला होगा, और आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट, तो आप जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब लगभग मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। आप उसको देख सकते हैं और वहां से आप इसको पढ़ करके अच्छे से सीख सकते हैं, और आशा करते हैं कि वो सारे वीडियोस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, पहली बात तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क समझ लीजिए। इक्वेशन में एलएचएस के इक्वल आरएचएस कुछ ना कुछ वैल्यू पुट होती है, यानी दी होती है, ताकि हम एलएचएस की वैल्यू को सॉल्व करें और आरएचएस हमको कुछ मिले तो हम कहें कि वो इक्वेशन है, हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसी चीजें नहीं है। पॉलिनोमियल में केवल एक साइड गिवन रहता है, एलएचएस या फिर आरएचएस, तो उसमें कंफर्म नहीं हो सकता कि वो एलएचएस है या आरएचएस। उसमें टर्म गिवन रहेगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म रहेगा पॉलिनोमियल, तो उसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये इक्वेशन क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है बच्चों, उसके लिए क्या करते थे हम लोग, जीरोस निकालते थे, तो जीरो के इक्वल करते थे पॉलिनोमियल को, फिर उसके जीरोस निकालते थे। लेकिन यहां हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें बच्चों। ठीक है, जो भी टीचर्स अगर ऐसे बोलते हो या ऐसा कुछ कहते हो तो उन पे ध्यान ना दें। आपको आगे बढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सीबीएसई बोर्ड पहले प्रिस्क्राइब करता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी कोर्स बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन दोनों पे अगर अच्छे से फोकस करते हैं, दूसरे बुक को बहुत ही कम मात्रा में पढ़ेंगे, तब भी आपका 100% अंक आने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बुक आप जरूर पढ़ें ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इन्हीं बुक से उठा करके दे देता है। ठीक है, और आप आने वाले अपने एग्जाम में भी अगर देखेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम भी होंगे, तब भी वहां देखेंगे तो आपको यही सब चीजें, आपको एनसीईआरटी की ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम बात करते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो कोई भी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 are called linear equation in 2 variables। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, किसी भी इक्वेशन पे क्या क्या चीजें क्या रखती हैं, क्या होती है, उस चीजों को भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ताकि जब आप क्लास में बैठो, टीचर्स के सामने अगर अपना इंप्रेशन बनाना है और क्लास में अपना इंप्रेशन बनाना है, तो आपको हर एक टॉपिक पे पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें क्या है, वेयर a1
B1, C1, A2, B2 and C2 are the रियल नंबर्स। कैसे बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। एंड X and Y are the वेरिएबल, ठीक है बच्चों, वेरिएबल सही है। अच्छा, इसमें A1, B1 जीरो नहीं हो सकता, ऐसे ही A2 और B2 भी जीरो नहीं हो सकता बच्चों। ये कंडीशन क्यों मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें A1, B1 जीरो नहीं हो सकता और A2 और B2 भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा हो गया तो बच्चों यहां से वेरिएबल्स भी गायब हो जाएंगे, और जब वेरिएबल्स गायब हो गए बच्चों तो जरा चैप्टर का नाम पढ़ो, क्या सेटिस्फाइड करेगा? नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन में ये जीरो नहीं होने चाहिए। तो पहला पॉइंट यहीं से सीखना, क्या पता एग्जाम में यही कंडीशन पूछ ले और आपको याद रहेगा तो आसानी से इसको आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए, सीबीएसई का सीधा एक ही मोटिव है कि अब जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं पिछले साल या अपकमिंग आने वाले जो एग्जाम होंगे, उसमें केवल आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है और कितना आप सोच सकते हो, ठीक है। यानी आपके लॉजिकल थिंकिंग पे क्वेश्चंस बना रहा है, अंडरस्टैंडिंग होगा। एप्लीकेशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल पे क्वेश्चन भरमार रहती है कि कॉन्सेप्ट वाला क्लियर कितना है, कितना आपने अच्छे से बुक पढ़ा है और टीचर ने कितने अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो इन चीजों पे बहुत फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कंडीशन ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि इसके सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द solution of linear equation in two variables by following method। हम कौन कौन से मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 मेथड है बच्चों आपके कोर्स में, क्लास 10th में। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड की बात की गई है। इन्हीं तीनों मेथड में से केवल आपको 2 मेथड ही पढ़ने हैं। बताते हैं कौन कौन से। तो पहला मेथड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, इन 3 मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके 2 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जितने वेरिएबल्स होंगे बच्चों उतने उसके सॉल्यूशन भी होंगे, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल ऐसे 2 सॉल्यूशन इसके मिल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इसमें भी होता है लेकिन वो कंडीशनल होता है। कब बताएंगे? अभी जब ग्राफिकल पढ़ेंगे तब, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, अगर एक वेरिएबल का आता है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड का यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें केवल इस बार आपको 2023 में जो एग्जाम देना है, चैप्टर 3 में जो टॉपिक पढ़ने हैं वो केवल 2 हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तीसरे टॉपिक को हटा दिया गया है इस सिलेबस से और उसमें नहीं आ रहे हैं पेपर में आपके, ठीक है। तो इस पर फोकस हमको नहीं करना है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स आपको इस मेथड या इस मेथड से पूछे जा सकते हैं। अब बात आई कि सर कब कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करें। बिल्कुल, इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है, उसने लिखा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सुटेबल मेथड, तो एज योर विश इन दोनों में से कोई भी आप लगाओ, चाहे जो लगाओ। लेकिन उसने कह दिया कि सॉल्व दिस इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय फॉलोइंग मेथड, इन दोनों में से किसी एक से कह दिया, तो बच्चों जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से लगाना है। अपना दिमाग या हमें ये इजी लग रहा है हम इसी से लगा लेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, आपका मार्क्स वहां से कट जाएगा और आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। जो मेथड कहेगा वहां से लगाना, अगर मेथड नहीं बोला, खाली कहा सॉल्व करो, तो जो भी बनाए उससे कर दीजिएगा। और स्टेप का ध्यान रखिएगा,
अपने वर्ड पे अच्छा पावर रखिएगा कि आपका क्या आप कहना चाहते हो उसको एक्सप्लेन सही से करिएगा, ठीक है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है बात बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा। 3 तरीके मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अभी लेंगे तो दोनों मेथड का अप्लाई करना आपको सिखा देंगे और तीसरा मेथड भी आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन ये आपके कोर्स में इस बार नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस वाले टॉपिक पे उन सबको आपको नहीं करना, वो चीज छोड़ देनी है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करिएगा, फिर से आपको कह देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब कंडीशन है, टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। ये क्या होता है, कैसे कंडीशन होते हैं, बहुत ही इजी वे में पहले आपको जो आपके एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया उतना समझाएं और जो एक्स्ट्रा आपको दिया गया है अलग अलग जगहों पर उसको हम समराइज करके एक ही जगह पे आपको लिखकर सिखा देंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इधर आपका मैं लिखूंगा इक्वेशंस, ठीक है। इधर इक्वेशंस रहेंगे, कौन से? पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेंगे, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा a1 अपॉन a2, फिर यहां लिखूंगा मैं b1 अपॉन b2, फिर यहां लिखता हूं c1 अपॉन c2, फिर यहां मैं लिखूंगा कंपेयर द रेशियो लिखूंगा, फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखूंगा, और उसके बाद अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये कुछ आपके पॉइंट्स रहेंगे। ये आपके ऐसे बुक में एनसीईआरटी में बना दिखेगा और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके एनसीईआरटी कोर्स बुक में है। सिंपल सी बात है, कोई भी आप इक्वेशन मान लीजिए, मैं अपने मन से ले लेता हूं, कोई भी इक्वेशन मैंने ले लिया 2x, बच्चों 2x प्लस y प्लस -2 बराबर 0, और एक मैंने लिया 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इसके रेशियोज कंपेयर कीजिएगा। मैंने बताया है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसी से कंपेयर करना है। तो a1 और a2 x के साथ में है, ठीक है। ये जो रियल नंबर से किसके साथ में है? x के साथ में। तो यहाँ पर x के साथ में क्या है? a1 की जगह पे 2 बच्चों, a2 की जगह पे क्या है? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2/4, यानी कितना? 1/2। क्लियर है बात? ठीक है। अब क्या है? b1 और b2 किसके साथ में है? y के साथ में है। तो y के टर्म यहाँ देखो कॉफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? 1 होगा। यहाँ क्या होगा? 3। तो ये आ गया 1/3। और ये क्या आ जाएगा? c1 और c2 क्या है बच्चों? साइन के साथ लेके चलना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो c1 और c2 क्या है? -2/-6 कैंसिल हो गया, 1/3। और जैसे ही इसको चेक किया हमें क्या मिल गया? हमें मिला a1 अपॉन a2, क्या ये इसके बराबर है b1 अपॉन b2 के? नहीं। क्या है? नहीं इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंपेयर रेशियो में करने पे आता है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत ध्यान से, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन या फिर इसका सॉल्यूशन अलजेब्रिक कहें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है।
यूनिक सॉल्यूशंस होंगे या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात बच्चों? चलिए अब दूसरा क्या है, ये कंडीशन मैंने खत्म कर दी। फिर कोई इक्वेशन लेते हैं बच्चों, मैंने ले लिया 4x 6x प्लस 5y प्लस 15y माइनस 10y मान लेते हैं इसको। ठीक है, और माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन ले लिया। अब यहां से a1 अपॉन a2 कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 क्या है, 4/6 यानी 2/3 डिवाइड कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। इसको सॉल्व करोगे -2 -3 कैंसिल हो गया तो आ गया 2/3। और अगर आप कंपेयर करके रेशियो चेक करें तो 2/3 2/3 2/3। इसका मतलब कंपेयर द रेशियोज में क्या आया, a1 अपॉन a2 बराबर आया है b1 अपॉन b2 बराबर आया है c1 अपॉन c2 के। क्वेश्चन में यही पूछेगा एक नंबर में, कंडीशन बताओ क्या होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दिया जाएगा, रेशियोज निकाल के कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाए बच्चों, तो इसके लिए जो ग्राफिकल होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसाइड। ठीक है, तो आप कुछ भी कहेंगे इसमें दोनों में से। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन के लिए सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रेशियोज तीनों इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अलजेब्रिक में ग्राफिकल पूछेगा, ग्राफिकल क्या होगा इसका, तो कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब या कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेरी गुड। चलिए अगला इसमें है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल ले रहे हैं 1x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां ले लिया 2x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया। अब फिर कंपेयर करते हैं रेशियोज का, तो यहां आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2, ये आ जाएगा -6/9 यानी माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 2/3। तो रेशियोज जब कंपेयर कराओगे बच्चों तो क्या कंडीशन आएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा कंडीशन अगर ये मिल जाता है तो इसके लिए सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बच्चों, पैरेलल लाइंस होंगे। क्या होंगे, पैरेलल लाइंस। बहुत ध्यान सुनिए, फिर से बता दे रहा हूं, ग्राफिकल पूछा तो इन तीनों में से बताना है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन या सॉल्यूशन पूछा तो आपका इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा बच्चों इस कंडीशन में। ठीक है, तो अगर इक्वेशन आपको ऐसे दिए रहे तो आप इसका a1 a2 b1 b2 c1 और c2 आप पहचानना सीख जाओ। a1 a2 x के वेरिएबल से निकलेगा, b1 b2 y के वेरिएबल से निकलेगा, c1 c2 कांस्टेंट टर्म होते हैं तो वो इधर दिए हों इस साइड चाहे इस साइड, c1 अपॉन c2 साइन के साथ लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है इधर कोई वैल्यू लिखा है तो उसको पहले इधर लाके इस वैल्यू को 0 करेंगे, फिर उससे कंपेयर करा लेंगे। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी थोड़ी सी अभी भी डाउट बची होगी तो बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। टाइम मिलने पर मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, इसको इरेज करें, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इन सबको समराइज करके कब कौन से कंडीशन पे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। क्लियर है बच्चों, हटा दे इसको। चलो देखिए, पूछेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और दूसरा पूछेगा इनकंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर
और इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से, पहले इसमें बताते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए कंडीशन याद रखिएगा। अगर पूछा कि दिखाओ इन दोनों में से कौन सा कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट पेयर के लिए दो कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हुई वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। पहला, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है कंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, A1/A2 is equal to B1/B2 is equals to C1/C2। ये दोनों कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशन को अप्लाई करोगे तो ये कंसिस्टेंट पेयर का सॉल्यूशन का कंडीशन है कि इससे कंसिस्टेंट पेयर आपके आएंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, इनकंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट पेयर के लिए क्या है, एक ही कंडीशन जो बचा है वही, A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। क्लियर है, तो इसके लिए इनकंसिस्टेंट पेयर, यानी ये इनकंसिस्टेंट पेयर को फॉलो कहेगा कि इस कंडीशन में आपके जो पेयर्स आएंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, यानी एक की वजह दूसरे पर आधारित नहीं रहेगी, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा। अच्छा, अब इसी में हम थोड़ा देखते हैं इन दोनों में क्या चीजें हैं। देखो ये जो पोर्शन है, अब मैं यहां लिखता हूं नोट A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। इस कंडीशन के लिए क्या क्या चीजें आप देख सकते हो, क्या क्या चीजें इस कंडीशन में आ सकती हैं। पहला, जो लीनियर इक्वेशन 12 का पेयर होगा वो डिपेंडेंट पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, फिर क्या कहलाएगा, एक बताया क्या, कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, और क्या कहलाएगा, ग्राफिकल में क्या है इसका, कोइंसिड लाइन, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, दूसरा तीसरा और क्या कहलाएगा, इसके लिए सोल्यूशन कितना होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और कुछ बचा बच्चों इसके लिए, ये एक इकलौता ऐसा इसमें है कंडीशन है रेशियोज कंपेयर करने पे, ये जो कंपेयर रेशियोज है उसमें 4 कंडीशन, चारों में से कुछ भी पूछे तो इसके लिए ये कंडीशन लगा दीजिएगा। कहा कि डिपेंडेंट पेयर क्या हो सकता है, तो कंडीशन यही, कंसिस्टेंट के लिए ये लगा सकते हो, कोइंसाइड लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कोइंसाइड है आपका लाइन यानी कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, या कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके लिए भी कंडीशन आपका है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कंडीशन, ये भी पिछले बार बताया मैंने, पढ़ाया है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं A1/A2 is not equal to B1/B2 के लिए। तो इसके लिए पहला तो यही है कि ये कंसिस्टेंट पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, दूसरा इसके लिए क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पेयर। कौन सा, इंडिपेंडेंट पेयर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर इसके सॉल्यूशंस में आते हैं। अगर पेयर इक्वेशन कंडीशन ये आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट पेयर्स को बताएगा। ठीक है बच्चों, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर तीसरा क्या है, A1/A2 is not is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इस कंडीशन के लिए इनकंसिस्टेंट। पहला क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए केवल एक कंडीशन है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दूसरा इसके लिए नो सॉल्यूशन, अलजेब्रिक में नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। तीसरा ग्राफिकल में पैरेलल लाइंस देगा, पैरेलल लाइंस। चौथा ये भी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट पेयर, इंडिपेंडेंट पेयर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपका चैप्टर के इतने चीजें थी जो आप इसको चैप्टर में पढ़ना है और इन सब चीजों पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, इन सारे कंडीशन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 3 मार्क्स से क्वेश्चन तो खाली इसी में पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन होता है जो आपको सोल्यूशन फाइंड करना होता है बाय these 3 टाइप्स ऑफ मेथड, 2 ही मेथड से 3 6 नंबर का इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखें। तो इस चीज को पहले आप इतना देख लीजिए और इसमें से कोई भी डाउट होगा मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ा दिया। चैप्टर 3 में इतने ही टॉपिक्स थे। अगर इससे कुछ भी अगर आपको सीखना है या कुछ और भी इसमें नहीं पता आता तो मुझे जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा।
ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके पेपर में आए हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आगे जो अगला वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। इसका सेकंड पार्ट भी आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। इतने आज की वीडियोस में इतने ही 4 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपने चैनल जाकर के मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो मुझे फ्रेंकली पूछ सकते हैं। और जो इसके अगले पार्ट में आएगा और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिससे सोल्यूशन जो मेथड है उस पर भी क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बता दूंगा और आप उसके स्टेप को सीख जाइएगा। ठीक है, तो पहले इसमें बात करते हैं। 3 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे चैप्टर 3 से। 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जो एक नंबर 4 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स से पूछेगा। 6 या 5 6 नंबर का आता है पेपर में। ठीक है, तो बहुत इजीली इसका आप लोग गेन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, देखिए जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन उठा के इसने पूछ लिया। क्या कि पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन था कंसिस्टेंट के लिए, कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग। तो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो तो लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑप्शन ए पैरेलल है, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट है, ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग आर कोइंसिडेंट, ऑप्शन डी ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो बताया था बच्चों कंसिस्टेंट के लिए कौन कौन से कंडीशन थे। 2 कंडीशंस थे ना, कौन कौन। एक तो था आपका क्या, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा क्या था बच्चों, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इन दोनों ही कंडीशन के लिए कंसिस्टेंट फॉलो होता था। तो बच्चों एक कंडीशन तो वहां दिया नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और तो दिया था। सोल्यूशन क्या दिया था इसका, इस कंडीशन सोल्यूशन क्या दिया था, इस कंडीशन में सोल्यूशन दिया था ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग। क्या दिया था ग्राफिकल में, इंटरसेक्टिंग। और इस कंडीशन के लिए क्या दिया था ग्राफिकल में, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड। ठीक है, तो कोइंसाइड या कोइंसिडेंट चेक करो, ऐसा कहीं 2 जगह है इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड कोइंसिडेंट चेक करते हैं कहां है, पॉइंट एग्जाम्पल। ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। कंसिस्टेंट के लिए इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। जो अगर खाली आप पढ़े रहिए, अगर खाली फार्मूले याद करे रहिए तो आधे आपके इजी क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा बर्डन करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा ही पढ़ना रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 हैज। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमाने वाला है क्योंकि आपने बुक में ऐसा पढ़ा नहीं, लेकिन इसको ग्राफिकल बनाओ तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। ग्राफिकल बनाओ तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं। कैसे, कहा कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 हैज, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो जब भाई x एक्सिस के कोई पॉइंट दिए गए हों, ठीक है, y एक्सिस के पॉइंट दिए गए हो और उसमें से किसी एक एक्सिस की वैल्यू 0 दी गई हो तो जनरली इसका सोल्यूशन जो आता है वो यूनिक सोल्यूशन आता है। जनरली इसका सोल्यूशन जो आता है यूनिक सोल्यूशन। किसी भी एक पॉइंट को 0 कर देंगे, किसी एक की वैल्यू रख दोगे तो वो यूनिक सोल्यूशन ही देगा। कैसे, चेक करते हैं। देखो ग्राफिकल समझो, क्या दिया गया है, x बराबर 0, ग्राफ बनाया मैंने, 0 कहां आएगा, x की वैल्यू यहां आएगी। x बराबर 0 ही तो होगा, 0,0 होता है और बोलते हैं, तो x के एक्सिस पे पॉइंट क्या हो गए, 0 हो गए। y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 कहां आएगा, 3 कदम दूर। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 कहां पे, y पे पॉइंट जाएगा तो 1 2 3, यही तो हुआ। तो यानी x इज इक्वल टू 0 y कॉमा 3, सॉरी यहां नहीं, 3 कदम दूर, 0 कॉमा x की वैल्यू पहले आती है और y की वैल्यू बाद में आती है, 0,3 तो यहां आ जाएगा, 1 2, गड़बड़ हो जाएगा ना, हमें यहां नहीं, ठीक है गड़बड़ कर दिया मैंने, यही सही था। ठीक है, ये आ गया 3 पॉइंट। अब बात जब इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफिकल में तो कैसे इंडिकेट करते हो आप एक्सिस को, कैसे आप उससे कोऑर्डिनेट्स कैसे करते हो, x, y से। तो x, y का मतलब हो गया x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है और y की वैल्यू कितनी है बच्चों,
3 है। तो 0,3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस लाइन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है? यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ग्राफ बना करके आपने एग्जैक्टली वन पॉइंट देखा, एक ही आपके एक्सेस पे एक ही कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, तो ये एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें x बराबर 0 होगा और y बराबर 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक यूनिक सोल्यूशन को फॉलो करेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। The value of x for which the system of linear equations this and this is a inconsistent. बहुत इजी वे क्वेश्चन। इनकंसिस्टेंट के लिए सीधे कंडीशन पता करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। इनकंसिस्टेंट कंडीशन क्या था? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कहीं पर कोई नॉट इक्वल का साइन दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा ना, तो इस कंडीशन पे हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल लेता तो आप कौन कौन से रेशियो लेते? तब रेशियो जीरो मत लीजिएगा, तब रेशियो आप लेते ए b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 लेते। ठीक है, कंडीशन का ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन पे अप्लाई कीजिएगा। तो हम इस पे चेक करते हैं, और जनरली जब ये बीच में हो तो आपका कंडीशन इसी क्वेश्चन को देख के मैच कर लीजिएगा। नॉट इक्वल का है तो b1 upon b2 का रेशियो किससे कंपेयर कराओगे? c1 upon c2 से। खाली सब ऐसे ही नंबर दिए गए तो किससे कंपेयर कराओगे? b1 upon b2 का a1 upon a2 से। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसी वैल्यू पुट करते हैं। a1 upon a2 कितना बच्चों? यहाँ 1 है और यहाँ 5, तो 1 upon 5 इज इक्वल टू b1 आपका 2 दिया है, b2 k दिया है। बस क्लियर हो गई बात। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k1 बन जा k, 5 टू जा 10, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10। ऑप्शन कहीं है 10? यस, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इजी है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस पे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा। आशा करते हैं कि जितना मैंने पढ़ाया बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equals to 4 y is equals to 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंट। इसका आंसर मैं बताऊं या आप लोग बताएंगे? हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, खाली मैं समझा दे रहा हूं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही है, आपको ग्राफिकल थोड़ा रख के चेक कर लेना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x बराबर 4 y बराबर -3, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या करेगा? कोइंसिडेंट प्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस, या इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट दिस एंड दिस, या इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट दिस एंड दिस। ये आपको मुझे बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले दिन या एक दिन में आपको मिल जाएगा। और ये चैप्टर 3 आपके इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं उस अगले पार्ट में बना के आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। फिर क्वेश्चन कैसे भी, किसी भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में केवल नंबर चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, फार्मूले चेंज नहीं हो सकते। जो आपने पढ़ा है वो क्लियर पढ़ा होगा, वो वही चीज आपको मिलेगी, वो कहीं किसी और किताब में, दूसरी किताब में कुछ और नहीं लिखा होगा। तो फार्मूला, कॉन्सेप्ट वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो हर किताब में वैसे ही रहेंगे। बस क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है नंबर चेंज कर दे, और क्वेश्चन अलग तरीके से बना दे। ठीक है बच्चों, तो अगर इतना अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा तो प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं आएगी। क्वेश्चन हम अगली आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। अभी इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके बुक में है तो ट्राई कीजिए, और अगर आपको ऐसे और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो मुझे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे वीडियोस वायरल हो सके। और उसके बाद अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो मुझे फ्रेंकली पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के सेशन में हम लोग 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।